अस्सलाम वालेकुम। मेरा नेम साय तारिक है और आज हम पढ़ने वाले हैं ENG 201 के लेक्चर नंबर 13। तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में प्लानिंग बिजनेस मैसेज पढ़ा था कि हमने अपने प्लान किया था कि बिज़नेस को हमने किस तरह से अच्छे तरीके से करना है, अपने स्किल्स को किस तरह से बेटर करना है, बिजनेस लेवल में, प्रोफेशनल लेवल में हमने कैसे अपने स्किल्स को बेटर करना है। तो वो हमने डिटेल के साथ फर्दर रीड किया था लेक्चर, और उसमें हमने सारा कुछ डिस्कस किया था कि हम अपने स्किल्स को एक बिजनेस प्रोफेशनल लेवल में जब जाएंगे तो उसको कैसे अपने स्किल्स को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो वो सारा कुछ हमने वहाँ पर डिटेल के साथ रीड आउट कर लिया था। और आज हम जो आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वो कंपोज करने वाले हैं। हम कंपोजिंग बिजनेस मैसेज करने वाले हैं। हम अपने मैसेज को कैसे कंपोज करेंगे बिजनेस लेवल में, प्रोफेशनल लेवल में, अपनी ऑडियंस के सामने असरअंदाज उनको कैसे करेंगे, उनके बेनिफिट्स उनको दिखाकर, चीज़ें दिखाकर। तो इसको भी हम आज फर्दर डिटेल के साथ रीड आउट करेंगे ताकि हमारी लेक्चर तो साथ में डिस्कस होगा ही होगा, और जो नॉर्मल लाइफ में भी अगर हम अप्लाई करें तो बहुत अच्छे से इस चीज़ की समझ आए। देखें स्टूडेंट, लेक्चर देखने के बाद आप लोगों ने हैंड आउट को लाजमी तौर पर रीड आउट करना है ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। याद करने वाला इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप लोग का जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी याद करने वाली इस टॉपिक में, वो सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको साथ में ही बता दूँगी। ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, जो कि इसको रीड आउट करना है हैंड आउट को, और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है लेक्चर सुनने के बाद। क्योंकि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि अगर आपका कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन या MCQ बनकर आ जाता है तो आप उसको इजीली अपनी वर्डिंग में अटैम्प्ट कर सकें। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से मुझे ये होता है कि जो मैंने वीडियो बनाई, जो मैंने हार्ड वर्क किया, वो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा। फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आप चैनल पर न्यू है। हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का लेक्चर है वो है कंपोजिंग बिजनेस मैसेज। तो कंपोज जो हम कर रहे हैं यहाँ पर अपने कारोबारी पैगाम को जो हम कंपोज करने वाले हैं बिजनेस मैसेज को, वो हम किस तरह से करेंगे। सबसे पहले तो हमारे लेक्चर की आउटलाइन देखेंगे, क्योंकि यही आउटलाइंस हैं जिनको हमने फर्दर डिटेल के साथ आज रीड करना है। ऑर्गेनाइज योर मैसेज, कि हम अपना मैसेज को किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है। प्रॉब्लम्स इन द प्रोसेस ऑफ कंपोजिंग, जो हमारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने हम फेस करते हैं कंपोज करते वक्त। ठीक है। प्रोसेस हमारा होता है जो कंपोज करते वक्त, तो वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो किस तरह से हम उसको हैंडल आउट करेंगे। ठीक है। उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ वेल ऑर्गेनाइज मैसेज, हम बेनिफिट्स फ़ायदे देखें जो वेल ऑर्गेनाइज मैसेज के होंगे, तो वो फ़वाद कौन से होंगे हम उनकी तरफ देखेंगे। फिर वेज देखेंगे टू अचीव गुड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा गुड ऑर्गेनाइजेशन वाला। यहाँ पर ही 4 पॉइंट्स हमारे जो आएंगे तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गुड एंड बैड न्यूज़ एक आएगा, और यहाँ पर 1-2 पॉइंट्स और भी आएंगे, वो मैं आपको साथ में ही बता दूँगी। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद स्टेटिंग द मेन आइडिया, हम मेन आइडिया जो है उसको देखेंगे हम, जो अच्छी तरह से जो करने वाले मेन आइडिया हैं हमारे, तो उसको देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे इलस्ट्रेट विद एग्जांपल्स, जो मिसालों के साथ मिसाल है हमारी, उसको देखेंगे। फिर हम सीक्वेंस ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न्स सारा कुछ देखेंगे। डायरेक्ट अप्रोच, इनडायरेक्ट, हाँ ये दूसरा पॉइंट है हमारा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। एक गुड ऑर्गेनाइजेशन एंड बैड ऑर्गेनाइजेशन आएगा। ठीक है। उसके बाद हमारा डायरेक्ट अप्रोच एंड इनडायरेक्ट अप्रोच, ये दोनों टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन में और MCQs में बनकर आते हैं, तो ये आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। बाकी फर्दर तो मैं डिटेल के साथ रीड करूँगी, लेकिन ये 4 पॉइंट्स जो से होंगे वो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। फॉर्मुलेटिंग द मैसेज, हमने देखना है पैगाम तैयार करना, कि पैगाम अब तैयार किस तरह से होगा जो मैसेज है। ठीक है। बिजनेस लेवल में सबसे पहले तो हम ऑर्गेनाइज योर मैसेज, फर्स्ट पॉइंट हम अपना ले लेते हैं कि हम अपना मैसेज जो है वो ऑर्गेनाइज किस तरह से करेंगे। पीपल सिंपली डोंट रिमेंबर डिसोसिएशन फैक्ट्स एंड फिगर्स। सक्सेसफुल कम्युनिकेशन रिलाई ऑन द ऑर्गेनाइज टू मेक देयर मैसेज मीनिंगफुल। जाहिर सी बात है, अगर आपका जो जो लोग हैं वो आसानी से अलग अलग जो हैं वो फैक्ट्स देखते हैं और फिगर्स देखते हैं। ठीक है। फिगर्स को याद नहीं रखते हैं। ठीक है। कामयाब जो हमारी कम्युनिकेशन होती है ना, वो हमेशा अपने मैसेज को मायनी वाले बनाना, मीनिंगफुल बनाने के लिए जो तंजीम होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है हमारी, उस पर इन्हसार करता है, हमेशा उसी पर डिपेंड करता है। द क्वेश्चन अराइजेज एज टू व्हाट डज गुड ऑर्गेनाइजेशन मीन। मोस्ट डिसऑर्गेनाइज कम्युनिकेशन सफ़र्स फ्रॉम प्रॉब्लम्स विद कंटेंट। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो गुड ऑर्गेनाइजेशन है उसका मतलब है क्या आखिरकार, और हम किस तरह से हम डिसऑर्गेनाइज कर सकते हैं उस कम्युनिकेशन को, उस चीज़ से हम कैसे बच सकते हैं जो हमारे कंटेंट
के लिए प्रॉब्लम बन सकती है। अगर हमने कोई कम्युनिकेशन की है, कोई पैगाम पहुंचाया है, तो वहाँ पर अब हमारी क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, हम किन किन चीज़ों से सफ़र कर सकते हैं और उस चीज़ से अब हमने बचना कैसे है, उस चीज़ का अब हमने देखना है। यहाँ पर देखें हम प्रॉब्लम्स इन द प्रोसेस ऑफ कंपोजिंग, अब ये भी हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। और साथ में अब प्रॉब्लम जो हमने बचना है वो प्रॉब्लम से किस तरह से अब हम बचेंगे, गैर जो यहाँ पर परेशानियाँ जो आएंगी उसे दो चार हैं, तो उससे कैसे बचा जाए। तो जो मसाइल आ जाते हैं वो आ जाएंगे यहाँ पर, टेकिंग टू लॉन्ग टू गेट टू द पॉइंट, द राइटर ऑफ द लेटर टू लॉन्ग टू गेट टू द पॉइंट, शी वेटेड अंटिल द फाइनल पैराग्राफ टू स्टेट हर पर्पस। जैसे कि एक नुक्ता तक मील तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा वक्त लगाना, ठीक है। अब आप एक पॉइंट को गेट करने के लिए बहुत लंबी सारी तमहीद बांध रहे हैं, बहुत लंबी सारी बात कर रहे हैं। ख़त के जो मुसन्निफ़ हैं, ख़त के जो राइटर्स हैं, ठीक है, उस मुकाम तक पहुंचने में काफ़ी वक्त लिया, ठीक है। वो अपने मकसद बयान करने के लिए आखिरी पैराग्राफ तक इंतज़ार करती रही। तो उसने इंतज़ार किया कि वो आखिरी पैराग्राफ तक पहुंचेगी, उसका जो मकसद है वो पढ़ना चाहती है, जो चीज़ देखना चाहती है, तो उसने बहुत ज़्यादा लंबा इंतज़ार किया। तो इस चीज़ से बचना है कि टू लॉन्ग नहीं करना है आपने, पॉइंट्स को गेट करने के लिए, मेन पॉइंट पर आने के लिए लंबी लंबी बातें नहीं करनी, शॉर्ट बातें करनी है, ठीक है। इंक्लूडिंग द इररेलेवेंट मटीरियल, नो इन्फॉर्मेशन शुड बी इंट्रोड्यूस विच हैज़ नो पर्पस। आपने क्या करना है कि जो गैर मुतल्लका गैर ज़रूरी मवाद है, इररेलेवेंट मटीरियल है, उसको शामिल नहीं करना है, ठीक है। कोई ऐसी मालूमात मुतारफ़ नहीं की जानी चाहिए जिसमें मकसद ही ना हो। आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, उसमें आप मैथ को रिलेट कर दें कि मैथ इस तरह से है, इसके ये मैथ डाटा टाइप है और ये चीज़ें हैं, या CS की प्रोग्रामिंग आप उठा कर ले आए, या कोई भी चीज़ आप उठा कर ले आए, तो अब यहाँ पर इररेलेवेंट बात होगी। तो इस तरह की आपने हरकत नहीं करनी है। उसके बाद आपने करना है गेटिंग आइडियाज़ मिक्सड अप, द आइडिया शुड नॉट बी इन रॉन्ग प्लेस, अ सीक्वेंस शुड बी अ फॉलो इन विच आइडियाज़ आर बिल्ड अपॉन प्रीवियस वंस। अब आपने क्या करना है, जो आपके ख्यालात हैं वो घुले मिले ना हो, वो मिक्सड अप ना हो बिल्कुल भी, ठीक है ना, वो मिक्स ना हो। जैसे कि अब ख्यालात गलत जगह पर नहीं होने चाहिए, एक तरतीब की पैरवी की जानी चाहिए जिसमें नज़रियात पिछले पहलू पर बनाए जाएं, ठीक है। जैसे कि पिछली अब कोई बात हो रही है हमारी, हमने उसी चीज़ को लेकर आगे चलना है, उसी नज़रियात पर हमने आगे बात करनी है, तभी हम आगे कामयाब हो सकेंगे। लीविंग आउट नेसेसरी इंफॉर्मेशन, हमने जो ज़रूरी मालूमात को छोड़ना है, ठीक है। यहाँ पर ना ज़रूरी मालूमात को नहीं छोड़ना है, जैसे कि छोड़ देते हैं ज़रूरी बात। प्राइम फोकस शुड बी इंक्लूडिंग द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय रीडर, लिविंग आउट रीडर्स डिसाइड इंफॉर्मेशन वुड बी हाईली अनडिज़ायरेबल। अब देखिए जो बुनियादी तवज्जो हमारे राइटर्स की, रीडर्स की हमारी जो बुनियादी तवज्जो होगी वो तो राइटर्स पे होनी चाहिए कि वो मतलूबा मालूमात को भी शामिल करना चाहिए, ठीक है। जो हमारे यहाँ पर राइटर्स हैं उसकी जो मतलूबा मालूमात को छोड़ना इंतहाई नापसंदीदा होगा, कि अगर जो हमारे रीडर्स हैं उनकी हम इनको इंफॉर्मेशन को छोड़ दें कि वो हमसे चाहते क्या हैं, उसी चीज़ को हम छोड़ दें, नेसेसरी बात ही हम छोड़ दें, ज़रूरी बात ही हम टॉपिक ही छोड़ दें, तो फ़ायदा ऐसी हमारी लिखने का, हमारी चीज़ का, हम बताएं ना ये चीज़ क्या है, तो इधर उधर की बता कर चले जाएं और इम्पोर्टेंट बात ही छोड़ दें। तो यहाँ पर इन प्रॉब्लम से हम लोगों ने अवॉइड करना है। तो इससे हमारा क्या होगा, अगर हम इस प्रॉब्लम्स को अवॉइड करेंगे, हमारी कंपोजिंग बिजनेस जो मैसेज है वो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ऑर्गेनाइज मैसेज जो है हमारा अच्छा हो जाएगा। तो इन प्रॉब्लम से हमने अवॉइड करना है। व्हाट डज गुड मीन, गुड ऑर्गेनाइजेशन मीन। तो यहाँ पर गुड ऑर्गेनाइजेशन एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड मैसेज, यहाँ पर दोनों का डिफरेंस आ जाता है कि ये दोनों क्या है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। दी सब्जेक्ट एंड पर्पस आर क्लियर, ऑल इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड द सब्जेक्ट एंड पर्पस, द आइडियाज आर ग्रुप्ड एंड प्रेजेंटेड इन अ लॉजिकल वे, ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन इज इंक्लूडेड। अब यहाँ पर आप देखें कि अच्छे ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, ठीक है ना। एक ऐसा मौजू और एक ऐसा मकसद हमारा जो हमारा है वो वाज़िह होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए। जो जितने भी हम मालूमात दे रहे हैं ना सामने वाले को, बिज़नेस में ऑडियंस को, जितनी भी हम मालूमात दे रहे हैं उसका एक मकसद होना चाहिए, उसका एक मौजू होना चाहिए। आपके जो ख़यालात हैं उनको एक ग्रुप करके, ठीक है, मुंतकी अंदाज में पेश किया जाना चाहिए, ठीक है। तमाम ज़रूरी मालूमात उसमें शामिल हो, ठीक है, तभी हमारी गुड ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है कि आपने एक बात की, उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो क्लियर है
और रिलेटेड है आपके सब्जेक्ट के, आपने इररेलेवेंट बात वहाँ पर नहीं की, तभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन वेरी गुड हो सकती है, वेल हो सकती है। अच्छा, अब यहाँ पर बेनिफिट्स ऑफ वेल ऑर्गेनाइज मैसेज का क्या मतलब होगा? क्या जो हमारा पैगाम है उसके मैसेजेस जो हमने दे दिया, वेल ऑर्गेनाइज मैसेज तो हमने कर लिया, लेकिन उसके बेनिफिट्स अब क्या होंगे? व्हाई डज इट मैटर टू पुट इंफॉर्मेशन इन एनी वे एंड लीव इट टू द रीडर्स ग्रास्प द इंफॉर्मेशन by arranging the ideas in logical and diplomatic way you will increase the chance of satisfying the audience need। अब ये देखें कि आपके जो नाजरीन हैं, ठीक है, आपकी जो ऑडियंस है, ठीक है, आपने जो पैगाम दिया उसको, उनके अब फ़ायदे हमने देखे हैं कि वो कैसे हो सकते हैं। किसी भी तरह से मालूमात डालने और मालूमात को समझने के लिए पढ़ने वाले के पास छोड़ने से क्यों फ़र्क पड़ता है कि हमें फ़र्क क्यों पड़ रहा है, उसको क्यों फ़र्क पड़ रहा है। जैसे कि अब यहाँ पर देखें, अरेंजिंग की हमने, ठीक है, एक आप कह लें सफारती अंदाज में कर दी, ठीक है, डिप्लोमेटिक तरीके से कर दी, ठीक है, जो नज़रियात का बंदोबस्त करके आपकी जो ऑडियंस है उसको हमने ज़रूरत को पूरा करने के इम्कानात बढ़ाए हैं, ठीक है, आपने डिप्लोमेटिक वे में बात कर ली, लॉजिकल आइडियाज़ ले आए, आइडियाज़ इन लॉजिकल। तो ये हमने सारा कुछ क्यों किया? ताकि हमारी ऑडियंस जो है वो सेटिस्फाइड हो सके, उनकी ज़रूरत पूरी हो सके, इससे फ़ायदा ये होगा। उसके बाद देख लेते हैं हम हेल्पिंग योर ऑडियंस अंडरस्टैंड दी मैसेज। अब हेल्पिंग कैसे कर सकती है हमारी जो ऑडियंस है उसको पैगाम समझने में मदद कैसे हो सकती है? द मेन रीज़न फॉर बीइंग ऑर्गेनाइज इज़ टू इम्प्रूव योर चांस डैट पीपल विल अंडरस्टैंड एग्जैक्टली डैट यू मीन। देखें, मुंजिम होने की जो यहाँ पर बुनियादी वजह यह है, जो हमारे ऑर्गेनाइज होने की बुनियादी वजह ये है कि आप अपने इम्कानात को बेहतर बनाएं कि लोग आपके मतलब को बिल्कुल समझें, ठीक है, आपके वाजिया समझ सकें, आपको क्लियर समझ सकें, आपका मतलब एग्जैक्टली समझें कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है उनसे आप क्या चाहते हैं वो क्लियर बात को समझ जाएं। गुड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर अब आप एक फॉर एग्जांपल ले लें कि अगर मैं यहाँ पर लेक्चर बना रही हूँ कि मैं आपसे क्या चाहती हूँ, तो मैं जस्ट आप लोग की हेल्प करना चाहती हूँ कि आप लोग के मार्क्स अच्छे आ सकें, आप लोग को अंडरस्टैंडिंग हो सके, ठीक है, मुझे आपसे रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए है। तो यहाँ पर मैं आप लोग को सिर्फ यहाँ पर हेल्प आउट कर रही हूँ। यहाँ पर मैं अगर आपको पढ़ा रही हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं आप लोग की हेल्प कर रही हूँ ताकि आप लोग अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। मेरा इंटरेस्ट ये है, ठीक है, और आप इस बात को अच्छे तरीके से समझ सकें, और आप ये तब समझेंगे जब आप लेक्चर कंप्लीट देखेंगे। इसी तरह से हमारी ऑडियंस है कि अगर हम अपना मैसेज जो अपनी ऑडियंस तक पहुंचा रहे हैं और किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं या फिर हम बिजनेस लेवल में जा रहे हैं, हमारी ऑडियंस हमारे सामने बैठी है, कहीं पर भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कहीं प्रोफेशनल लेवल पर हैं, तो हम सामने वाले को समझाना चाहते हैं अपना मकसद कि हमारा मकसद क्या है। अगर हमने कोई नावल लिखा है तो हम उसको बता रहे हैं कि ये मैंने नावल क्यों लिखा है, ताकि आप इससे जो नतीजा निकलेगा उससे आप लोग फ़ायदा उठाएं और उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। तो ये चीज़ आप समझाना चाह रहे हैं, या फिर कोई प्रोडक्ट है उसको सेल कर रहे हैं तो आप सामने वाले को समझा रहे हैं, ठीक है, तो क्लियर होना चाहिए है। वो क्लियर होने के लिए लोग को क्लियर अंडरस्टैंड होना चाहिए। गुड ऑर्गेनाइजेशन आल्सो हेल्प्स यू गेट योर आइडिया अक्रॉस विदाउट अपसेटिंग द ऑडियंस। देखिए, अब जो आपकी आपकी अच्छी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी उससे आपकी जो ऑडियंस है उसको बगैर परेशान किए अपने हालत को हासिल करने में भी मदद करती है। गुड ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स मोटिवेट द ऑडियंस टू एक्सेप्ट योर मैसेज। आपकी जो गुड ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो हमेशा हेल्प करेगी और मोटिवेट करेगी आपकी ऑडियंस को कि वो आपने जो पैगाम उनको दिया वो उसको एक्सेप्ट कर लें, उसी टाइम एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। सेविंग योर ऑडियंस टाइम, अब आपने कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करनी है। सेविंग योर ऑडियंस टाइम्स, आपने अपनी ऑडियंस का टाइम बचाना है, बात शॉर्ट करनी है, शॉर्ट तरीके में आपने समझाने की कोशिश करनी है, सामने वाले को समझ आ जाए कि आप पैगाम क्या पहुंचाना चाहते हैं। वेल ऑर्गेनाइज मैसेज आर एफिशिएंट, ठीक है, जो मैसेज होता है आपका, ठीक है, अच्छी तरह से जो मुंज़म पैगामात हैं वो मौसर होते हैं। वेल ऑर्गेनाइज मैसेज जो होते हैं वो मौसर होते हैं, एफिशिएंट होते हैं। दे ओनली कंटेन रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, वो सिर्फ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन देते हैं। सो द ऑडियंस डज नॉट वेस्ट टाइम विद द सुपरफ्लुअस इंफॉर्मेशन, इनमें सिर्फ मुतलका मालूमात होती है, लिहाजा जो आपकी ऑडियंस है
ज़रूरत से ज़्यादा मालूमात के साथ वक्त ज़ाया नहीं करते हैं। आप उनको ज़रूरत से ज़्यादा मालूमात देंगे तो उनका वक्त ज़ाया हो जाएगा। तो इस चीज़ का भी आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है कि आपने अपनी ऑडियंस का वक्त बचाना है और छोटी छोटी बात करनी है जिसमें आपकी वाज़ेह हो सके। जैसे प्रीवियस लेक्चर्स आपने देखे होंगे, वहाँ पर भी हमने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करने के लिए यही एग्जाम्पल एक ली थी कि हमें एक गोल्डन रूल के साथ चलना है। फेमिलर बातें करनी है, गोल्डन बातें करनी है, ताकि शॉर्ट बातें करनी है। उससे क्या होगा कि हमारे जो ऑडियंस उसका टाइम बचेगा और वो सामने वाला समझ सकेगा कि हम क्या चाहते हैं उससे। उसके बाद आ जाएगा सिंप्लीफाइंग योर कम्युनिकेशन टास्क। हम सिंप्लीफाइंग करेंगे अपने टास्क को। फाइनली बीइंग वेल ऑर्गेनाइज हेल्प्स यू कंपोज योर मैसेज मोर क्विकली एंड एफिशिएंटली। आपके जो बातचीत का टास्क है उसको आसान बनाएं, ठीक है। सिंप्लीफाइंग योर कम्युनिकेशन टास्क। उसके बाद आप देखें आखिर में अच्छी तरह से आप ये चीज़ ऑर्गेनाइज करें, कंपोज करें। कंपोज करने में रहने में आपको अपना पैगाम ज़्यादा तेज़ी और मौसर अंदाज में तहरीर करने में मदद मिल सकती है। उसके बाद बिफोर यू स्टार्ट टू राइट ऑर्गेनाइज द मैसेज इन अ वे दैट इट इज़ ईजी फॉर रीडर्स टू कॉम्प्रीहेंड। लिखना शुरू करने से पहले अपने पैगाम को अच्छी तरह से तरतीब दें, ठीक है। आप जो लिख रहे हैं उसको तरतीब देने, उसको ऑर्गेनाइज करें पहले इजी तरीके में, ताकि आपके जो मैसेजेस आपके रीडर्स हैं उसको पढ़ने में आसानी हो और वो आपका मैसेज समझ सके, ठीक है। सिंप्लीफाइंग करना है, आपने आसान बनाना है अपनी बातचीत को। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने ये एक लेटर दे दिया है। लेटर उन्होंने देने का मकसद एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, जैसे कि अब यहाँ पर हम लेटर में आप समझ सकते हैं कि हमने कंप्यूटर टाइम लिखा। हम फॉर एग्जांपल कोई भी टाइम लिखते हैं तो ऊपर उसने नेम लिख दिया, रोजवेल लिख दिया। उसने सीधी सीधी बातें लिखी और क्लियर अंदाज में लिखी कि आपको समझ आ रहा है, ठीक है। वो उसने किस नाम पर ख़त लिखा, उसने लिखा डियर मिस सुंड्रेस। तो उसने यहाँ पर उसने पूरी बात यहाँ पर लिख दी कि मोहतरमा सुंडर्स जो वहाँ पर हैं तो उनके बारे में उसने लिखा थैंक यू फॉर लेटर यू नो अबाउट योर एक्सपीरियंस। उसने सीधी सीधी यहाँ पर लेटर में बात की। आपको भी पता होगा कि लेटर जब हम लिखते हैं तो उसमें एक छोटी सी बात लिखते हैं, ऊपर से ऊपर डिटेल होती है छोटी सी, और नीचे बाद में हम क्लियर थोड़ा सा लिखते हैं और सामने वाले को समझ आ रहा होता है कि ख़त में क्या लिखा है। तो आप ख़त के तौर पर समझ सकते हैं कि सिंप्लीफाइंग योर कम्युनिकेशन टास्क, हम अपने टास्क को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हमने अगर अपना कम्युनिकेशन स्किल बेटर करना है तो इस लेटर को लाजमी तौर पर माइंड में रखना होगा, इस एग्जाम्पल को, कि जिस तरह से हम वाजिया कर देते हैं ना लेटर में बातें, अब ऊपर हाईलाइट कर दी उसने आउटलाइन की तरह बातें और मिड में उसने बातें क्लियर कर दी थोड़ी सी डिटेल के साथ। तो इसी तरह से हमें बिजनेस अपना अगर अच्छा करना है, अपना कंपोज करना है, ठीक है, स्किल्स बेटर करने हैं, तो इन छोटी छोटी बातों को हमने ध्यान में रखना होगा, ठीक है। उसके बाद वेज टू अचीव गुड ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगी। अगर आप अपना लेटर भी अच्छा लिखना चाहते हैं ना तो उसमें भी हम यही करते हैं कि हम छोटे सेंटेंस लेते हैं, लंबे चौड़े सेंटेंस नहीं लेते हैं और इजी इजी लिखते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो लेटर पढ़ने वाला होता है, चेक करने वाला होता है, उसमें हमें कंप्लीट मार्क्स मिलते हैं। तो यही चीज़ हम लोगों ने बिजनेस अपना ऑर्गेनाइज करते वक्त देखना है। छोटी बातें करनी है, वेल डिज़ाइन बातें करनी है, चीज़ें देखनी है और समझनी है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है वेज टू अचीव गुड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर अब दो यहाँ पर पॉइंट्स आ जाएंगे, एक तो गुड ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा और दूसरा एक और पॉइंट आ जाएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो गुड ऑर्गेनाइजेशन है, जो वेज आ जाएंगे गुड ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो क्या क्या आ जाएंगे, तो वो स्टार्ट दी विद द मेन आइडिया आ जाएगा, स्टेट दी मेजर पॉइंट्स आ जाएंगे। तो ये हम फर्दर डिटेल के साथ अभी पढ़ते हैं। टू ऑर्गेनाइज मैसेज, फर्स्ट ग्रुप द आइडियाज़ एंड देन पुट देम इन सीक्वेंस। आप सबसे पहले तो किसी पैगाम को तरतीब देने के लिए पहले ऑडियो की ग्रुप बंदी करें, ठीक है। जो हमारी ऑडियो है उसकी ग्रुप बना लें आप, ठीक है। और फिर इन्हें तरतीब में रखें, यह नहीं कि बेतरतीबा रख दिया आपने, ठीक है। इन बिजनेस डिसाइडिंग व्हाट टू से इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन डिसाइडिंग टू हाउ टू से इट। सबसे पहले तो आप ये देखें, अपने बिजनेस में फ़ैसला करने से कहीं ज़्यादा अहम बात यह है कि फ़ैसला क्या कहना है, ठीक है। आपने फैसला क्या कहना है, हाउ टू से इट आपने क्या किया, व्हाट टू से तो क्या हो जाएगा ना, हाउ टू कैसे, तो कैसे आपने करना है। अहम बात यह है कि फैसला क्या कहना है आपने, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा डिफाइन एंड ग्रुप आइडियाज एंड आउटलाइन और द स्केच ड्राम विल हेल्प यू विजुअलाइज रिलेशनशिप अमंग द पार्ट्स। ये वही बात आ गई, सारी वही बात आ गई जो हम प्रीवियस लेक्चर से अभी तक रीड आउट करते आ रहे हैं कि हमने अपना ग्रुप का मेन आइडिया देना है, उसकी आउटलाइन बनानी है, ठीक है। एक स्कीम बनानी है, स्कीमेटिक डायग्राम बना लेंगे, ठीक है, जो हमारे हेल्प करेंगे विजुअलाइज करने में, जो हमारा रिश्ता है उस मैसेज के साथ पार्ट्स में, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे उसका
मेन आइडिया, स्टेट द मेजर पॉइंट्स, इलस्ट्रेट द एविडेंस, जो हमें सबूत के साथ बयान करेंगे कि जो मरकज़ी ख्याल से हम शुरू करेंगे मेन आइडिया से और उसको सबूत के साथ हम बयान कर देंगे। तो ये वेज हैं हमारे गुड ऑर्गेनाइजेशन के। उसके बाद जो यहाँ पर 2 पॉइंट्स हम फर्दर डिटेल के साथ यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो ये आ जाएगा, स्टार्ट विद द मेन आइडिया। यहाँ पर आपने जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि वेज टू अचीव गुड ऑर्गेनाइजेशन क्या है और किस तरह से हम कर सकते हैं। कोई रट्टा नहीं लगाना है, जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। उसके बाद आ जाता है स्टार्ट विद द मेन आइडिया। स्टार्ट विद द मेन आइडिया अब कैसे करेंगे? द मेन आइडिया स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द कंस्ट्रक्टिंग एन आउटलाइन। अब जो मेन आइडिया हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि हम उसकी आउटलाइन बना दें। मेन आइडिया तो यही है ना। मैंने ये लेक्चर स्टार्ट किया, मैं लेक्चर की एग्जाम्पल इसलिए देती हूँ क्योंकि यहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाता है। ठीक है, तो मेन आइडिया जो मैंने दिया इस लेक्चर का वो क्या था? मेन आइडिया मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर का नेम बताया कि आज का लेक्चर जो हमारा है, फर्दर पूरा ही लेक्चर हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम कंपोज करने वाले हैं। कंपोज बिजनेस प्लानिंग करने वाले हैं कि किस तरह से हम अपना बिजनेस को प्लान करेंगे और किस तरह से हम उसको बेटर बना सकते हैं कंपोज में। ठीक है, फिर मैंने आपको आउटलाइन दी कि ये टॉपिक्स आज के लेक्चर में हमारे इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरा लेक्चर ना भी याद करें, एग्जाम्पल्स इतनी बड़ी ना भी याद करें, सिर्फ इन आउटलाइंस की अगर आप सिर्फ डेफिनेशन याद कर लें और इनका आइडिया क्लियर कर लें और जब अपना हैंड आउट पढ़ें तो उसी इन्हीं पॉइंट्स को आप उठाकर रीड आउट कर लें। पूरा चैप्टर बेशक रीड आउट ना करें लेक्चर देखने के बाद, लेकिन आप इन पॉइंट्स को रीड आउट कर लें तो ये आ गया हमारे पूरे लेक्चर का आउटलाइन। ठीक है, जिससे आपको ये समझ आ गया कि हमारा जो आज का लेक्चर है उसमें क्या है। ठीक है, यहाँ पर ये बात आ गई जो एक मेन आइडिया थे खाका की तामीर के लिए एक नुक्ते का हमने आगाज़ किया। उसके बाद व्हाट यू वांट एंड योर ऑडियंस टू डू और थिंक। अब आप क्या चाहते हैं, आप अपने ऑडियंस को क्या यहाँ पर करना चाहते हैं या सोचते हैं बाय दे शुड डू सो। तो उसके बाद इन्हें ऐसा क्यों करना चाहिए है, तो ये सारी बातें स्टार्ट में ही आ जाएंगी। स्टेट दी मेजर पॉइंट्स, अब आपने स्टेट करनी है जो मेजर पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो वो देखनी है। दी मेन आइडिया शुड बी सपोर्टेड बाय 3 और 5 मेजर पॉइंट्स। यहाँ पर 3 और 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर मेजर आइडिया को लेंगे तो यहाँ पर ये फर्दर हम ये डिटेल से पढ़ने वाले हैं नीचे। ठीक है, दी ब्रेक डाउन ऑफ द मेन आइडिया into major points and major points into the evidence is best represent with an organization chart। अब मरकज़ी जो हमारा मेन आइडिया है, ठीक है, उसके 3 से 5 अहम निकात हैं जो हम जानने चाहिए हमें। एक मेन आइडिया जो कि हम अहम निकात होते हैं, अहम पॉइंट्स होते हैं जो शायद में अहम निकात में तोड़ना तंजीम के चार्ट के साथ बेहतरीन नुमाइंदगी की जाती है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कैसे है? अब आप देखें यहाँ पर मेन आइडिया आ गया, उसका पहले तो मेजर पॉइंट आ गया, फिर उसका दूसरा मेजर पॉइंट आ गया, फिर थर्ड मेजर पॉइंट था तो उसमें पहले हमने एविडेंस रखा, फिर एविडेंस रखा। तो ये जस्ट उन्होंने एग्जाम्पल समझाई हुई कि आगे आगे किस तरह से इसको हम करते हैं। तो पहले सबसे पहले तो इलस्ट्रेट विद एविडेंस आ जाता है हमारा। तो इलस्ट्रेट विद द एविडेंस जो हमारा है वो क्या है, यहाँ पर सबूत के साथ यहाँ पर है बरह रास्त दरख्वास्त की शक्ल जो यहाँ पर आ जाती है। और हम इसको कर लेते हैं यहाँ पर इलस्ट्रेट विद। अच्छा, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये आ जाएगा डायरेक्ट अप्रोच एंड इनडायरेक्ट अप्रोच। जो डायरेक्ट अप्रोच है और इनडायरेक्ट अप्रोच है ये दोनों पॉइंट्स ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं क्योंकि इससे जो है हमारा ये आप लोग के एमसीक्यूज में भी आते हैं कि डायरेक्ट अप्रोच क्या है और उसके बाद इनडायरेक्ट अप्रोच क्या चीज़ है। तो ये चीज़ आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है इसको। तो यहाँ पर हम पहले पढ़ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं डायरेक्ट अप्रोच और उसके बाद करेंगे इनडायरेक्ट अप्रोच। ठीक है, डायरेक्ट अप्रोच में क्या डेफिनेशन आ जाएगी? तो इट मीन्स पुटिंग द मेन आइडिया फर्स्ट फॉलोड बाय द एविडेंस। जो हमारी यहाँ पर डायरेक्ट अप्रोच है, जो डायरेक्ट अप्रोच डिडक्टिव है, हमारी कायल करने वाला है। ठीक है, वो यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं हम। यहाँ पर इट मीन्स पुटिंग द मेन आइडिया फर्स्ट फॉलोड बाय द एविडेंस। जो इसका मतलब कि
पहले जो मरकज़ी ख्याल है उसको सबूत के बाद रखें हम, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट रिक्वेस्ट गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट बिकॉज द ऑडियंस यूजली वांट टू द रिस्पॉन्ड। हमारा जो डायरेक्ट रिक्वेस्ट होगी वो गेट स्ट्रेट पॉइंट है, हमने डायरेक्ट पॉइंट की तरफ जाना है जो हम अपनी ऑडियंस को यूजली वांट्स टू रिस्पॉन्ड के हम चाहते हैं कि उनका हमें रिस्पॉन्ड मिले ऑडियंस का, तो हमें डायरेक्ट नुक्ते पर पहुंचना है, ये नहीं कोई घुमा फिरा कर बातें कर रहे हैं। तो ये दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा, ये यहाँ पर 4 पॉइंट्स हैं जो कि आपके MCQs में बहुत ज़्यादा आते हैं और आज के लेक्चर के ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं इसको हाईलाइट करूँगी, डायरेक्ट अप्रोच, डिडक्टिव और डायरेक्ट रिक्वेस्ट फॉर्मेट, ठीक है, ये 2 पॉइंट्स। और उसके बाद रूटीन, गुड न्यूज़ एंड गुड वेल मैसेज फॉर्मेट, तो ये 2 पॉइंट्स और ये आप लोग के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर इनडायरेक्ट अप्रोच ये आ जाएगा, ठीक है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट अप्रोच, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट अप्रोच जो है वो आ जाएगी डिडक्टिव में, ठीक है। उसके बाद इनडायरेक्ट अप्रोच जो आ जाएगी वो आ जाएगी इनडिडक्टिव में, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद गुड न्यूज़, ठीक है, ये गुड न्यूज़ आ जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा बैड न्यूज़। ये 4 पॉइंट आप लोग के आज के लेक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपने अब क्लियर करना है अपना कॉन्सेप्ट कि ये क्या चीज़ें हैं और किस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है क्योंकि ये आपके MCQs में आता है। डायरेक्ट रिक्वेस्ट फॉर्मेट जो है वो द लेटर बिगन्स, सॉरी यहाँ से हम पढ़ रहे थे, for routine good news and good well messages direct approach is effective that will please the reader or will cause no particular reaction। मामूल जो हमारा होता है, मामूल की खुशखबरी और गैर सगाली जो रिस्पॉन्ड की जाती है, क्योंकि जो हमारी ऑडियंस है वो अमूमन पैगामात के लिए बराह रास्त एक मेन आइडिया जो होता है उनके लिए वो होता है पॉजिटिव होता है, जो हमारे जो रीडर्स हैं उसको खुश कर देगा या किसी ख़ास रद्द अमल का सबब नहीं बनेगा। तो आपने डायरेक्ट अप्रोच करना है, ठीक है ना। आपने आप डायरेक्ट के लफ्ज़ से भी इसको याद कर सकते हैं। डायरेक्ट अप्रोच मतलब आपने पॉइंट जो है स्ट्रेट पॉइंट की तरफ चले जाना है, ठीक है, आपने घुमा फिरा कर बात नहीं करनी है। डायरेक्ट अप्रोच से आप यहाँ पर रट्टा भी लगा सकते हैं या अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। डायरेक्ट अप्रोच, डिडक्टिव में क्या आ जाएगा, गेट टू द स्ट्रेट पॉइंट, गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट, आपने सीधा जाना है स्ट्रेट पॉइंट की तरफ, तो ये डायरेक्ट अप्रोच डिडक्टिव में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम अब पढ़ेंगे यहाँ पर डायरेक्ट रिक्वेस्ट फॉर्मेट। अब डायरेक्ट रिक्वेस्ट फॉर्मेट क्या होती है, वो ये होगी कि डायरेक्ट रिक्वेस्ट की फॉर्म में आ जाएगी। द लेटर बिगिंस विद द मेन आइडिया, द मिड सेक्शन makes a request and provides essential details in closing the letter refers to the midpoint and states the desired एक्शन। जो अब मेन हमारा आइडिया है, जो हमारा यहाँ पर मेन आइडिया बन रहा है, मेन आइडिया से शुरू होता है, जो लेटर का मेन आइडिया होता है ना उससे शुरू होता है। जो उसकी यहाँ पर आप मिड सेक्शन, अब आप कह लें कि मिड सेक्शन एक लेटर करता है, एक दरख्वास्त करता है, रिक्वेस्ट करता है, जो ज़रूरी और एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करता है और साथ में डिटेल तफसीलात आप कह लें उसको फराहम करता है। जब उसका इख्तिताम होते वक्त, जब उसका एंड आता है ना, इन क्लोजिंग द लेटर, जब उसका एंड आता है तो जो मेन आइडिया की तरफ इशारा करता है, उसका मतलबा जो कार्रवाई बयान करता है, ठीक है। डायरेक्ट रिक्वेस्ट हमारा क्या चीज़ कहलाती है कि अगर आपने मेन आइडिया दे दिया तो जो उसका दरमियान वाला प्रोवाइड करेंगे हम सेक्शन, तो उसमें जो चीज़ है जब हम एनक्लोजिंग में जाएंगे तो डायरेक्ट मेन आइडिया की तरफ वो देगा। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप खुलासा ही कह लें या फिर लास्ट में एक जुमले की लाइन कह लें, हमारा पूरा लेक्चर एंड हो गया, उसमें रिव्यू लाइन एक होती है अक्सर लेक्चर्स में, तो उससे हमें पता चलता है कि हमने पूरे लेक्चर में क्या पढ़ा और हमारा मेन आइडिया क्या था। तो ये डायरेक्ट रिक्वेस्ट फॉर्मेट हम इसको कह सकते हैं, ठीक है, जो हमें नुक्ता नज़र की तरफ ले जाए, हमारे पूरे टॉपिक के मेन आइडिया की तरफ डायरेक्ट हमें बता दे, ठीक है, रेफर्स कर दे मेन पॉइंट की तरफ। तो ये हमारा डायरेक्ट रिक्वेस्ट फॉर्मेट बन जाएगा। रूटीन, गुड न्यूज़ एंड गुड विल मैसेज फॉर्मेट। अब रूटीन जो हमारी मामूल बन जाती है गुड न्यूज़ की और खैर से वाले पैगाम की शक्ल में हम कह सकते हैं गुड न्यूज़ क्या हो सकती है हमारी जो हम देते हैं। तो इसका आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ये MCQs में आपके बनकर आता है। द लेटर बिगन विद द गुड न्यूज़, ऑल नेसेसरी डिटेल आर प्रोवाइडेड इन द मिडल पार्ट। जो ख़त होता है उसकी खुशखबरी के साथ शुरू होता है, ठीक है लेकिन
जो मिडिल पार्ट उसका होता है उसके हिस्से में तमाम ज़रूरी तफसीलात फराहम कर दी जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम एक लेटर की ही बात कर रहे हैं, जैसे उसका अब आपने स्टार्ट भी देखा, जैसे हमने ऊपर लिया था एक लेटर भी लिया है एग्जांपल के तौर पर। तो स्टार्ट में तो हमने बड़ा खुशगवार कहा, कहते हैं कि अच्छा चाचा को ख़त लिख रहे हैं या फादर को, मदर को, सिस्टर को, ब्रदर को, किसी को भी हम अपना ख़त लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, तो हम वहाँ पर बड़ा खुशगवारी से लिखते हैं। हम कहते हैं आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। इस तरह से एक गुड न्यूज़ के साथ एक अच्छा स्टार्ट दिया हमने, क्योंकि हम देना भी उनको गुड न्यूज़ चाहते हैं। तो हमने मिडल जब पार्ट में आए लेटर के, हमने सारी की सारी उनको जो है डिटेल के साथ बता दिया कि मैंने आपको ख़त क्यों लिखा। दिस पैराग्राफ गिव्स एडिशनल स्पेसिफिक। तो ये जो होती हैं, ये आपको ये पैराग्राफ इजाफी तफसीलात देता है हमें, जो मिडल होता है इन क्लोजिंग। लेकिन जब हम एंड पर आते हैं लेटर के, द लेटर रेफर्स टू द मेन पॉइंट एंड स्टेट द डिजायर्ड एक्शन। जब हम एंड पे पहुंच जाते हैं ना लेटर के, तो हम मेन आइडिया की तरफ चले जाते हैं कि हमारा डिज़ायर क्या था, इस लेटर को हमने क्यों लिखा, किस लिए लिखा। तो सारा कुछ यहाँ पर आ जाएगा गुडविल मैसेज फॉर्मेट में। तो फॉर्मेट का मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट रिक्वेस्ट भी फॉर्मेट भी यही है और मैसेज फॉर्मेट भी यही है। ठीक है, फॉर्मेट का मतलब यहाँ पर यही बनेगा कि आपने शक्ल दे दी, एक फॉर्मेट कर दिया कि आप क्या लिखना चाह रहे थे एंड में। ठीक है, उसके बाद परसुएसिव मैसेज। जो परसुएसिव आपका मैसेज होता है, कायल करने वाला मैसेज होता है। परसुएसिव का मतलब कायल करना होता है। यूजिंग द इनडायरेक्ट अप्रोच गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू गेट योर मैसेज अक्रॉस टू अ स्केप्टिकल टू हॉस्टाइल ऑडियंस। अब देखें कि आपका जो कायल करने वाला मैसेज है वो इनडायरेक्ट जो है मेन आईडी की तरफ आपका जा रहा है। ठीक है, उसका जो नुक्ता नज़र का इस्तेमाल आपको अपने पैगाम को शकूक व शुबहात या मुखालिफ जो ऑडियंस है तक पहुंचाने का मौका फराहम करता है। ठीक है, अब आपकी मुखालिफ ऑडियंस है, वो आपको पसंद नहीं करती, लेकिन अगर आप एक टॉपिक बनाएं और ऐसा टॉपिक बनाएं, ऐसा मैसेज बनाएं कि जो आप लोग के ख़िलाफ़ भी है ना, वो भी कायल हो जाए आपके मैसेज से, वो भी आपको देखने के लिए, आपको सुनने के लिए, समझने के लिए, आपको समझ सकें कि अच्छा अगर इस इंसान ने वाकई मेहनत की है तो क्यों की है, किस लिए की है, वो कायल हो जाएगा अगर आप मेहनत करेंगे। ठीक है, परसुएस मैसेज फॉर्मेट। अब परसुएस क्या करना है, मैसेज फॉर्मेट यहाँ पर क्या मतलब आ जाएगा, द लेटर बिगिंस विद क्वेश्चन टू कैच द रीडर्स अटेंशन। हम ख़त का जो आगाज़ कर रहे हैं, लेटर का जो आगाज़ कर रहे हैं, वो हम अपने जो रीडर्स की तवज्जो है उसको अपनी तरफ मतवज्जा बनाने के लिए सवालात से होता है। ठीक है, अगर आप सवालात अच्छे करते हैं तो उससे क्या होगा कि हमारे जो रीडर्स हैं उसकी अटेंशन हमारी तरफ आ जाएगी। द लेटर्स लीड्स अप टू द मेन पॉइंट बाय द अराउजिंग द रीडर्स इंटरेस्ट। जो हमारा लेटर का हाँ ख़त का हमारा जो यहाँ पर है, ख़त जो है हमारा वो रीडर्स जो हैं यहाँ पर उसका उनकी जो दिलचस्पी है उसको हवा देकर जो मेन आईडी की तरफ जाता है। ठीक है, हमने उसको थोड़ा सा अराउजिंग कर दिया है। दिस सेक्शन गिव्स द रीडर्स मोटिवेट फॉर कंप्लाइंग विद द रिक्वेस्ट द लेटर क्लोज विद एन अपील। कि ये जो सेक्शन है हमारा, इस हिस्से में जो हमारे रीडर्स होते हैं, ठीक है, उसके बाद वो मोटिवेट हो सकते हैं और दरख्वास्त की तामील करने का मुहर्रक मिलता है। ख़त एक अपील के साथ बंद होता है। ठीक है, हम एक रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं लेटर में, हम परसुएट तो कर रहे होते हैं, लेकिन अब जब हम फॉर्मेट करते हैं मैसेज को, हम एंड में बताते हैं, एक जुमला लिखते हैं, तो उसमें हम पूरा एक तो मेन आइडिया तो दे रहे होते हैं कि हमने इसको क्यों लिखा, हमारा मेन आइडिया क्या था, लेकिन उसमें हमारी रिक्वेस्ट भी होती है कायल करने की। एक मैसेज को परसुएस करते हैं, परसुएस मैसेज फॉर्मेट। हम मैसेज को अपने परसुएसिव कर रहे हैं, मैसेज को फॉर्मेट जब कर रहे हैं तो परसुएसिव कर रहे हैं, कायल कर रहे हैं सामने वाले को, हम अपील भी कर रहे हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं और कायल भी कर रहे हैं अपनी तरफ। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है इनडायरेक्ट अप्रोच। अब इनडायरेक्ट अप्रोच क्या होगी, एक तो डायरेक्ट अप्रोच ये होती है हम डायरेक्ट अपने पॉइंट पर आ गए, लेकिन डायरेक्ट के बाद हम आएंगे इनडायरेक्ट अप्रोच, और इसमें इंडक्टिव आता है जो कि हम इंडक्टिव दिलकश को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम इनडायरेक्ट अप्रोच करेंगे, यानी कि एक
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से मैं आपको एक बात कह सकती हूँ कि आपने अब सामने वाले के बारे में बात किया। अब आपका कोई फ्रेंड बैठा है या कोई बैठा है तो आपने डायरेक्ट उसको बात कह दी कि आपने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया। लेकिन इनडायरेक्ट ये होता है कि आप उसको मुखातिब नहीं कर रहे हैं, आप दूसरे पर्सन को मुखातिब कर रहे हैं, लेकिन बात उसकी तरफ कर रहे हैं, टेंशन उसकी तरफ कर रहे हैं, तो ये बात होती है इनडायरेक्ट। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने क्लियर रखना है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या डिफरेंस है। तो डायरेक्टली बात करना और इनडायरेक्टली बात करना बहुत फ़र्क होता है इसमें। ठीक है, और इसको अब हम फर्दर रीड कर लेते हैं। ये हमारे एमसीक्यूज में आता है, आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। टू पुट द मेन आइडिया लेटर एंड एविडेंस फर्स्ट, आपने सबसे पहले तो उसका मेन आइडिया जो है उसको एविडेंस को फर्स्ट में रखना है। यूज डायरेक्ट ऑर्डर इफ़ द ऑडियंस रिएक्शन इज लाइकली टू पॉजिटिव एंड इनडायरेक्ट ऑर्डर इफ़ इट इज़ लाइकली टू बी नेगेटिव। देखें यहाँ पर आपने वही बात आ गई। देखें, अगर आपको पता है कि आप डायरेक्ट बात इसलिए करते हैं सामने वाले को क्योंकि आपको पता है कि सामने, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाना चाह रही हूँ इनडायरेक्ट और डायरेक्ट की एग्जांपल को। आप डायरेक्ट अगर किसी से बात करते हैं, आपको पता है आपका सामने वाला फ्रेंड, अगर आपने उससे डायरेक्ट भी बात कर ली तो आपको पता है वो माइंड नहीं करेगा। ठीक है, वो कुछ नहीं कहेगा, आपको कहेगा चले ठीक है बात ख़त्म हो गई। लेकिन अगर आपको पता है कि आपका कोई बॉस है और आपको पता है कि उसकी तरफ से जो रिएक्शन है वो नेगेटिव मिल सकता है, वो डिसलाइक कर सकता है आपकी बात को, या उसका नतीजा आपको बुरा मिल सकता है, या वहाँ पर लड़ाई झगड़ा का कुछ भी है, वहाँ पर खदशा वगैरह हो रहा है आपको, तो आप डायरेक्ट बात नहीं करेंगे, आप बल्कि घुमा फिरा कर बात करेंगे उससे कि हाँ ये हुआ, ऐसे हुआ, इसने मुझे ऐसे कह दिया, कि उसको बुरा भी ना लगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इम्कान हो आपका कि सामने वाले से रद्द अमल हमें जो मिलने वाला है वो नेगेटिव वे में मिलने वाला है, तो वहाँ पर हम इनडायरेक्ट बात करते हैं। शॉर्ट मैसेजेस फॉलो वन ऑफ फॉर ऑर्गेनाइजेशन प्लान डिपेंडिंग ऑन द ऑडियंस प्रोबेबल रिएक्शन। तो यहाँ पर हम जो देखते हैं वो होता है मुख्तसर पैगामात होते हैं जो हमारे ऑडियंस के जो अमकानी रद्द अमल को मुनहज़र होते हैं, जो 4 तंजीमी मंसूबों में से एक पर अमल करते हैं। ठीक है, तो इनमें से हम 4 में से एक पर वो अमल कर जाते हैं। तो इनडायरेक्ट क्या होगा कि इनडायरेक्टली बात करना किसी से। बैड न्यूज़ मैसेज, अब बैड न्यूज़ मैसेज क्या होता है, बुरी खबर देना। तो बैड न्यूज़ मैसेज फॉर्मेट भी यही होगा कि फॉर्मेट कर रहे हैं तो उसमें एंड में हम क्या करेंगे, बैड न्यूज़ को कंक्लूड कर देंगे। इफ़ यू हैव बैड न्यूज़, अगर आपके पास बैड न्यूज़ है, ट्राई टू पुट इट समवेयर इन द मिडल, आप कोशिश करें कि उसको पुट करें दरमियान में। ठीक है, अब कोई जैसे कि बहुत ज़्यादा वर्चुअल यूनिवर्सिटी में हुआ था कि एक गुड न्यूज़ चली थी कि आप लोग के ऑनलाइन पेपर्स हो रहे हैं। ठीक है, ये हो रहा है, वो तो चले एक प्रॉब्लम बनी कि कोविड की वजह से सारा कुछ, तो लेकिन स्टूडेंट्स के लिए वो गुड न्यूज़ बन गई कि इस तरह से था। तो हम स्टार्ट में बहुत सारे टीचर्स ने प्रोफेशनल लेवल पर वीडियोस बनाई कि इस तरह से इन्फॉर्म किया, तो वो गुड न्यूज़ में आ गया मैसेज। ठीक है, लेकिन बैड न्यूज़ में आ गया कि आप लोग के अब एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी में होंगे, तो ये आप लोग के लिए बैड न्यूज़ बन गई। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बनी। तो यहाँ पर आप बैड न्यूज़ अगर आप दे रहे हैं तो आप जो भी बात कर रहे हैं उसके दरमियान में दे रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट में नहीं दे रहे हैं। तो क्वेश्चन बाय अदर मोर पॉजिटिव आइडियाज़, तो आप जो है मस्बत आइडियाज़ के ज़रिए इसे वस्त में कहीं रखने की कोशिश करें। आप देखें, हम डायरेक्ट किसी को बैड न्यूज़ नहीं दी जा सकती है, यानी कि झटका लगा दें, बिजली की तार डायरेक्ट किसी को लगा दें, हम बैड न्यूज़ है तो डायरेक्ट ही बैड न्यूज़ सुना दें। नहीं, आप इस तरह से सुनाएं कि सामने वाला शौक भी ना हो और आप बात भी समझे और उसको बर्दाश्त भी कर सके, उस बैड न्यूज़ को बर्दाश्त कर सके। तो आपने इस तरह का वे अपना बनाना है। ठीक है, बैड न्यूज़ मैसेज फॉर्मेट। अब बैड न्यूज़ मैसेज फॉर्मेट क्या होता है, जो बुरी खबर जो पैगाम होता है उसका किस तरह से करते हैं। द लेटर बिगिंस विद अ न्यूट्रल स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स अ ट्रांसमिशन टू द रेफ्यूजल। अब देखें, जो हमारे लेटर का आगाज़ था वो गैर जानबदारी था, गैर स्टेटमेंट दे रहा था, ट्रांसमिशन दे रहा था, तो जो इनकार को मुंतकिली फराहम करता है। ठीक है, जो हमें इनकार हमें मिल सकता है, सामने वाला नेगेटिव दे सकता है, हमें रिफ्यूज़ल दे सकता है, हमें इनकार दे सकता है, जो बैड न्यूज़ मैसेज फॉर्मेट होता है। तो द मिड सेक्शन एक्सप्लेन द रीज़न द रिफ्यूज़ल एंड देन स्टेट्स द बैड न्यूज़। The writer takes care to introduce a positive thought, the letter clause on a cordial note। अब देखेंगे जो आप मिडल सेक्शन में इनकार की वजह की वजाहत करता है और फिर बुरी खबर को बयान करता है। जो हमारे यहाँ पर आप कह लें राइटर्स हैं,
एक पॉजिटिव फिगर को मुतारफ़ कराने का ख्याल रखता है। ख़त एक नोटबंदी पर बंद होता है। देखिए, आप एक ख़त लिख रहे हैं तो आप किसी को नोट कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी को लिख रहे हैं, आप एक बात कर रहे हैं सामने वाले से कि ये आपके लिए नोट आया है, ये आपके लिए पॉइंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप समझने की कोशिश करें कि बैड न्यूज़ अगर आपने किसी को देनी है तो राइटर्स हैं, वो रीडर्स हैं, जो राइटर्स है उसको ना एक चीज़ देखना चाहिए कि वो पॉजिटिव तरीके से इंट्रोड्यूस करवाए। अगर बुरी खबर है तो उसको कोशिश करे कि पॉजिटिव तरीके से एक्सप्लेन करे ताकि सामने वाला हमें रिफ्यूज़ल ना दे सके। तो बैड न्यूज़ मैसेज फॉर्मेट ये होगा कि लेटर में जब हम उसको लिखें तो बैड न्यूज़ को टेक्स्ट केयर करें, हम कोशिश करें जो राइटर्स हैं वो इंट्रोड्यूस करें पॉजिटिव थॉट के साथ, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा लॉन्गर मैसेज के लॉन्गर मैसेज अब क्या है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ लॉन्गर मैसेज शुड रिफ्लेक्ट both the purpose of the message and the audience probable reaction. When your purpose is to inform, the major points are based on the natural order implied by the subject characteristics. जो ख़त का हमारा यहाँ पर तवील मैसेज है, लॉन्ग मैसेज है, वो क्या आ जाएगा। तो जो लॉन्ग मैसेज है उसकी तंजीम को पैगाम के मकसद और ऑडियंस के मुमकिन जो रद्द अमल हो सकता है दोनों की अक्कासी करनी चाहिए, ठीक है, दोनों का रिफ्लेक्ट करना चाहिए। जब आपका मकसद मतला करना हो तो अहम नकात इस कुदरती तरतीब पर मबनी होते हैं जिससे मज़ामीन की खसूसियात का इन्हसार हो, ठीक है। आपकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, आपके जो पॉइंट्स हैं, मेजर पॉइंट्स इस पर होने चाहिए हैं कि आपके जो खसूसियात हैं आपके सब्जेक्ट के वो ज़ाहिर हो जाएं, ठीक है, अगर आप लॉन्ग मैसेज दे रहे हैं। उसके बाद आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन प्लान शुड डिपेंड ऑन द रिएक्शन एंड द एंटिसिपेट। जो तंजीमी जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल मंसूबे हैं उसका इन्हसार आपके रद्द अमल पर होना चाहिए है, ठीक है। आपका अब क्या रद्द अमल है। योर ऑडियंस में रिस्पॉन्ड इन 2 वेज टू योर मटीरियल। जो आपकी ऑडियंस होती है वो हमेशा आपके जो मटीरियल से 2 तरह से जवाब दे सकते हैं। अब वो 2 तरह के कौन से जवाब हो सकते हैं। इफ़ यू expect your audience to agree with you, use a structure that focus attention on the conclusion। अगर आप चाहते हैं, अगर आप तवक्का करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो ऑडियंस है आपसे इत्तफाक करे तो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएं, एक ऐसा ढांचा इस्तेमाल करें जो आपके एंड पर तवज्जो मरकूज़ कर दे, ठीक है। आप कंक्लूजन ऐसा बनाएं कि आपकी ऑडियंस फोकस होने पर कायल हो जाए, ठीक है। इफ़ यू एक्सपेक्ट your audience to be skeptical about your conclusion, use a structure that focuses on the rational that supports your point of view। देखें, अगर आप तवक्का करते हैं कि आपकी जो ऑडियंस है आपने नतीजे पर शक करे तो एक ऐसा ढांचा बनाएं, एक ऐसा ढांचा इस्तेमाल करें जो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसकी हमायत करने वाले अक़लियत पर तवज्जो दें, ठीक है। वो जो है वो सपोर्ट करें आपके पॉइंट ऑफ व्यू पर। अगर आपको कोई नहीं भी सपोर्ट कर रहा है तो जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो इतना क्लियर होना चाहिए, आपका मटेरियल क्लियर होना चाहिए कि आपकी जो ऑडियंस है वो अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन जो है इफ़ेक्टिव हो जाए, ठीक है। फॉर्मुलेटिंग योर मैसेज। अब योर फर्स्ट ड्राफ्ट एंड योर स्टाइल टून। अब यहाँ पर फर्स्ट ड्राफ्ट क्या आ जाता है कि आपका जो पैगाम है उसको तैयार करना, कंपोजिशन इन प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग योर मैसेज, पॉलिशिंग इज़ अ लेटर स्टेप। अच्छा, ये जो था आपके MCQs में आया हुआ था, इसको मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आप लोग को रिमाइंडर रहे, ठीक है। ये आपके MCQs में आया हुआ था कि ये जो कंपोजिशन है इज द प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग योर मैसेज, पॉलिशिंग इट इज़ द ड्राफ्ट। जो आपका कंपोजिशन है, आपके मैसेज को जो तैयार करने का अमल है, इसको पॉलिश करने के बाद का इक़दाम, ठीक है। तो मैसेज जो होता है ड्राफ्टिंग के बाद वो पॉलिशिंग होता है, उसका पहला स्टेप पॉलिशिंग होता है। तो ये आप लोग का MCQ है, इसको आपने याद रखना है कि कंपोजिशन का जो प्रोसेस है ड्राफ्टिंग मैसेज का, उसका पहला स्टेप जो आएगा लेटर का वो पॉलिशिंग होता है, उसका पॉलिश करना होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है योर स्टाइल एंड टून। अब आपका स्टाइल क्या है, ठीक है, आप किस स्टाइल से बात कर रहे हैं, और टून क्या है, आप किस टून में बात कर रहे हैं। टून पता है बहुत किस्म की होती हैं, जैसे आप किसी को टोंट करने के लिए कहते हैं कि अच्छा, आप फॉर एग्जांपल कहते हैं अच्छा आप कैसे हैं, आप कहेंगे या फिर आप कह रहे हैं अच्छा आप ठीक हैं, आपने एक नॉर्मल बात में आप कहेंगे फिर उससे अच्छा तो आप ठीक हैं,
आपकी टोन चेंज होगी। तो इस तरह से आपकी टोन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। बहुत सारी टोन्स होती हैं कि आपका अंदाज़ जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, आपका स्टाइल जो है वो चेंज हो जाता है बात करने का, और उससे मतलब भी चेंज हो जाते हैं। टोन से मतलब पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। व्हेन कंपोजिंग द मैसेज वेरी द स्टार टू क्रिएट अ टोन दैट सूट्स द ओकेजन। देखें, जब आप पैगाम तहरीर करते हैं, पैगाम आप अपना एक मैसेज कंपोज करते हैं, उसको अंदाज को मुख्तलिफ बनाएं कि इसका मुनासबत से अपना लहजा बनाएं, उसकी मुनासबत से अपना एक टोन बनाएं जो ओकेजन के लिहाज से सूट करे। थिंक अबाउट द रिलेशनशिप यू वांट टू एस्टेब्लिश। एक रिलेशनशिप आप इस्टेब्लिश करें, ठीक है, आप जिस रिश्ते को कायम करना चाहते हैं उसके बारे में अब आप सोचें। डोंट बी टू फेमिलर। अब आपने बहुत ज़्यादा जो है ज़्यादा वाकिफ़ ना हो, ठीक है। यूज़ ह्यूमर ओनली विद ग्रेट केयर। डोंट फ्लैटर द अदर पर्सन, ठीक है। डोंट प्रीच, डोंट ब्रैग, बी योर सेल्फ। ये बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखें, अगर आपने स्टाइल और टोन को अपने अच्छा करना है तो ये वाकई ही आपकी नॉर्मल लाइफ की भी बातों के लिए बहुत अच्छा है अगर आप इसको अमल में ले आएँ, ठीक है। देखें, आप इस बारे में सोचें ज़्यादा, लेकिन वाकिफ़ ना हो। सिर्फ बड़ी एहतियात के साथ आप हंसी मजाक का भी इस्तेमाल करें। ये नहीं कि वहाँ पर हंसी मजाक का वो है ही नहीं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं, लाफ कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा आप लगे अच्छा सामने वाला नहीं समझता, ठीक है। हंसना है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हंसना, हंसी मजाक इतना ज़्यादा नहीं रखना। दूसरे शख्स की आपने क्या करना है, ये कह सकते हैं आप कि फ्लैटर द अदर पर्सन। आपने चापलूसी नहीं करनी है, बिल्कुल ही जी हजूरी में नहीं चले जाना है आप लोगों ने, ठीक है, नॉर्मल वे में रहना है। डोंट प्रीच, आपने तबलीग ना करें, आप तबलीग करना ना वहाँ पे शुरू कर दें। डोंट ब्रैग, यहाँ पर शेखी ना बने, ठीक है। उसके बाद बी योर सेल्फ, आप खुद हों, ठीक है, यहाँ पर आप खुद को लेकर आएँ। तो इन बातों का आपने स्टाइल और टोन में बहुत ज़्यादा ख्याल करना है अपने बिजनेस कम्युनिकेशन में। यूज़ यू एटीट्यूड। अब यहाँ पर यही वही बात आ जाएगी कि आपने आपका वर्ड यूज़ करना है, यू का वर्ड यूज़ करना है, तुम नहीं कहना, ठीक है। अवॉइड यूजिंग यू एंड यूअर्स टू एक्सेस व्हेन असाइनिंग द ब्लेम। तो यहाँ पर आपने बात को चेंज कर रहे हैं, आपने इल्ज़ाम लगाते वक्त आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने से गुरेज करें। तो आप अगर कोई वहाँ पर झगड़ा वगैरह हो गई, लड़ाई हो गई है या कुछ भी हो गया है, तो आप लोगों ने अवॉइड करना है यू, तुम नहीं कहना, यू कहना है, ठीक है। द यू एटीट्यूड इज बेस्ट इम्प्लीमेंटेड बाय एक्सप्रेसिंग योर मैसेज इन टर्म्स ऑफ द ऑडियंस इंटरेस्ट एंड नीड्स। देखें, अगर आप एक कॉमनली बात है, अगर आप सामने वाले की दिलचस्पी चाहते हैं, आप सामने वाले का इंटरेस्ट चाहते हैं कि आपने जो बोला, जो मैसेज दिया उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ऑडियंस की नीड्स भी बढ़ेगी, दिलचस्पी भी बढ़ेगी, हर चीज़ बढ़ेगी। लेकिन अगर आप वहाँ पर यू का वर्ड यूज़ कर लें, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंस्टेड ऑफ दिस, तो यहाँ पर ये एग्जांपल्स यहाँ पर दी गई हैं कि आप किस तरह से करेंगे, और ये हमारी बिल्कुल लास्ट है, उसके बाद हमारा ये लेक्चर भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो ये भी मैं आपको करवा देती हूँ ताकि यहाँ से भी हमारे पॉइंट बहुत सारे क्लियर हो जाएं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस मिसाल के तौर पर इंस्टेड ऑफ दिस हमने ये इस्तेमाल नहीं करना, इसकी बजाय यूज़ दिस हमने ये इस्तेमाल करना है। अब हमने क्या इस्तेमाल नहीं करना और क्या इस्तेमाल करना है, टू हेल्प अस प्रोसेस इन दिस ऑर्डर वी मस्ट आस्क फॉर अनदर कॉपी ऑफ रिक्वेस्ट, ठीक है। अब हमें लाजमी तकाज़ों की एक और कॉपी तलब करनी होगी हमें इस तरतीब में हमारी मदद करने के लिए। ये एक जुमला बना दे, ठीक है। अब हमने इस जुमले की जगह हम अगर ये जुमला यूज़ करें, सो डैट योर ऑर्डर कैन बी फिल्ड प्रॉम्प्टली प्लीज सेंड अनदर कॉपी ऑफ द रिक्वेजिशन। तो यहाँ पर आप यहाँ पर इसकी जगह कह दें ताकि आपका ऑर्डर फौरी तौर पर पुर हो सके, फौरी तौर पर आपको मिल सके, ठीक है, फिल हो सके। तो बराह करम दरख्वास्त की है कि एक और कॉपी आप हमें दे दें, ठीक है। तो इसकी जगह ये बात उसने कंप्लीट की। तो इंस्टेड ऑफ दिस, अब यहाँ पर जो बात नहीं करनी चाहिए और करनी चाहिए वो क्या है, वी प्रेफर द टाइपराइटर रिबन्स इन 3 कलर ब्लैक ब्लू एंड ग्रीन। अब हमने यहाँ पर ये बात कर दी कि हम 3 रंगों में टाइपराइटर बनकर तरजीह देते हैं, स्याह, नीले और सब्ज को, ठीक है। बल्कि हम अगर ये वर्ड यूज़ करें, टेक योर पिक ऑफ टाइपराइटर रिबन्स इन द 3 कलर ब्लैक ब्लू एंड ग्रीन। तो अपनी किस्म के जो हमारे राइटर्स हैं
वो रिबन को 3 रंगों में लें, ठीक है, ब्लैक, ब्लू एंड ग्रीन। तो यहाँ पर ये बात इफेक्टिव भी बन रही है। अब आपको खुद भी डिफरेंस शो हो रहा है कि ये बात किस तरह से इफेक्टिव बन रही है, ठीक है। रिमेंबर द वर्ड यू डज नॉट ऑलवेज इंडिकेट यू एटीट्यूड एंड द यू एटीट्यूड कैन बी डिस्प्ले विदाउट यूजिंग द वर्ड यू। देखें, अगर आप एक चीज़ इस चीज़ को देखें कि लफ्ज़ आप हमेशा जो होता है यू का आपके रवैये की निशानदेही नहीं करता, कि आपका रवैया नहीं बता रहा कि आपका रवैया कैसा है, और आपका रवैया जो आपका लफ्ज़ इस्तेमाल किए बगैर ज़ाहिर किया जा सकता है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ दिस, अब जो चीज़ें हमने यूज़ नहीं करनी है और करनी है वो एग्जांपल भी हम लास्ट अपनी कर लेते हैं ताकि इससे भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। इंस्टेड ऑफ दिस यू शुड नेवर यूज़ द काइंड ऑफ पेपर इन दी मशीन। यहाँ पर वो कह रहा है आपको इस किस्म का कागज़ कभी भी मशीन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जबकि हाँ अगर हम ये बात यूज़ करें तो कितनी इफेक्टिव बन सकती है। डैट काइंड ऑफ पेपर डजंट वर्क वेरी वेल इन द मशीन। अब ये देखिए, उसने कहा इस तरह का कागज़ मशीन में बहुत ज़्यादा काम नहीं करता। उसने सीधी बात कर दी, क्लियर बात कर दी, क्लैरिटी के साथ बात कर दी, तो कंक्रीटनेस भी आ गई, क्लैरिटी भी आ गई, एक फेमिलर बात भी आ गई और एक अच्छी बात भी आ गई, और शॉर्ट वे में भी कर दिया, वजाहत भी कर दी, ठीक है। तो इन एग्जांपल्स का मकसद मेरा करवाने का यही है कि आपकी जो थोड़ी बहुत भी कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमने इस लेक्चर में जस्ट अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैंने आपको बताई हैं और मैं दोबारा भी एंड में बताऊंगी। इंस्टेड ऑफ दिस, जो हमने यूज़ नहीं करना है, यू नीड टू मेक श्योर द स्टाफ फॉलोज इंस्ट्रक्शन। अब देखें, आपको ये यकीनी बनाना होगा कि जो अमला है वो हदायत पर अमल करे, सॉरी। तो यूज़ दिस, अगर हम ये वर्ड यूज़ कर दें, द स्टाफ में नीड गाइडेंस इन द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, जो अमले को दर्ज हदायत में रहनुमाई की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर ये बातें चेंज हो जाती हैं। उसके बाद आ जाता है एम्फेसिस पॉजिटिव, तो ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी इनको पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आ जाता है एक्सप्लेन व्हाट यू हैव डन, व्हाट यू कैन डू एंड व्हाट यू विल डू, नॉट व्हाट you have not done, cannot do or won't do. When you are offering criticism or advice, focus on what the person can do the improve. अब यहाँ पर क्या बात आ जाती है कि आपने क्या किया, आप क्या कर सकते हैं और आप क्या करेंगे, इसकी वजाहत करें। ऐसा नहीं जो आपने नहीं किया, नहीं कर सकता या नहीं कर सकता है। जब आप तनकीद कर रहे हैं, क्रिटिज़म कर रहे हैं या मशवरे पेश कर रहे हैं, तो इस पर तवज्जो मरकूज करें कि वो शख्स जो बेहतरी लाजमी के लिए कर सकता है। ये नहीं कि आप वो बातें करनी शुरू कर दें जो आप कर ही नहीं सकते हैं। आप वो बातें उस नुक्ता चीनी करें उस बात पर जो बातें आप लोग कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एग्जांपल दी है, यहाँ से हमारा क्लियर होगा पॉइंट। देखें, इंस्टेड ऑफ दिस, हमने ये यूज़ नहीं करना है, द प्रॉब्लम विद दिस डिपार्टमेंट इज़ अ फेलियर टू कंट्रोल कॉस्ट। देखें, यहाँ पर उसने कहा इस महकमे में मसला कीमतों पर काबू पाने में नाकामी है। अगर हम ये जुमला यूज़ कर दें, द परफॉर्मेंस ऑफ दिस डिपार्टमेंट कैन बी इम्प्रूव बाय द टाइटनिंग ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, लागत जो है हमारी वो कंट्रोल को सख्त करते हुए इस महकमे की कारकर्दगी को बेहतर बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर उसने ये जुमला इस्तेमाल किया जो इफेक्टिव बन रहा है। देखिए, इस्टेब्लिश क्रेडिबिलिटी, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये यहाँ पर ये MCQs भी आपका बनकर आता है, तो इसको भी आपने स्किप नहीं करना। डोंट मेक फास्ट प्रोमिसेस, पीपल आर मोर लाइकली टू रिएक्ट पॉजिटिवली टू योर मैसेज व्हेन दे हैव कॉन्फिडेंस इन यू। देखें, अब जो है आपने बिल्कुल भी झूठे वादे नहीं करने हैं। जब लोग आप पर एतमाद करते हैं तो आपके मैसेजेस पर वो पॉजिटिव आपको रिएक्शन देते हैं, ठीक है, उस पर रद्द अमल का इम्कान ज़्यादा होता है। अगर आप झूठे वादे करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिएक्शन कभी भी नहीं मिल सकता लोगों से। आप कह दें कि हाँ मैं अगर आप मेरा ये अगर आप मुझे सिलेक्ट कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो मैं आपके लिए ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, आप लोगों के लिए घर बन जाएंगे, बिल्डिंग्स बन जाएंगी, ये सारा कुछ हो जाएगा, मैं ये सारा कुछ कर दूंगा अगर आप मुझे सपोर्ट कर दें, और बाद में आप ना करें, तो ये हो जाएंगे झूठे वादे जो कि आपको नेगेटिव आपको मिल सकता है, ठीक है। तो इस्टेब्लिश आपने करना है क्रेडिबिलिटी, आपने जो है एक कायम करना है, इस्टेब्लिश करना है क्रेडिबिलिटी, तो वो आपने पॉजिटिव पर रखना है ताकि लोग आपको पॉजिटिवली रिएक्शन दें, ठीक है, पॉजिटिवली टू योर मैसेज व्हेन दे हैव कॉन्फिडेंस इन यू। जब आपके साथ वो कॉन्फिडेंस में आएंगे तभी तो वो आपको पॉजिटिवली मैसेज का वो रिएक्शन दे सकते हैं। इंस्टेड ऑफ दिस और यूज़ दिस, लास्ट हमारा है ये एग्जाम्पल, इससे हमारा ये पॉइंट इस्टेब्लिश क्रेडिबिलिटी का
क्लियर हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ दिस अब हमने यूज़ किया वी होप दिस रिकमेंडेशन विल बी हेल्पफुल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि ये सिफारिश जो है वो मददगार साबित होगी। लेकिन अगर हम ये जुमला यूज़ कर दें वी आर ग्लैड टू मेक दिस रिकमेंडेशन, कि यहाँ पर हमने ये जुमला यूज़ किया कि हमें खुशी होगी, हमें ये सिफारिश करने में खुशी होगी। ठीक है, तो इन दोनों में बहुत फ़र्क आ जाएगा। बी पोलाइट, आपने जो है नरमी से बात करनी है, खुश इखलाकी से पेश आओ। ठीक है, ट्राई टू एक्सप्रेस फैक्ट्स इन अ काइंड एंड थॉटफुल मैनर, यूज एक्स्ट्रा टैक्ट व्हेन राइटिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद हायर अप्स, प्रॉम्प्ट्स इन अ फॉर्म्स ऑफ कोर्टेसी। देखिए, हक़ाइक़ को हुस्न सलूक और सोच समझ कर बयान करने की कोशिश करें। लिखे हुए और आला के साथ बातचीत करते वक्त इजाफी तदबीर का इस्तेमाल करें। जल्दबाजी शाइस्ता की एक किस्म है। ठीक है, आप पोलाइट के साथ रहें, अपने एक्सप्रेशंस को, अपने मैनर्स को आप थॉटफुल रखें। उसके बाद आप अच्छे तरीके से वेल मैनर के साथ बात करें। प्रोजेक्ट दी कंपनी इमेज, आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं किसी भी कंपनी को, तो कंपनी के जो वहाँ पर आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, सब ऑर्डिनेट योर ऑन स्टाइल टू डैट ऑफ द कंपनी। कंपनी के अपने स्टाइल को मातहत करें, जो कंपनी का उनका अपना ओरिजिनल स्टाइल है। अगर आप किसी बिज़नेस में जॉब करने जा रहे हैं तो उसी कंपनी का स्टाइल लेकर आएँ, ये नहीं कि आप अपना स्टाइल लेकर आ गए हैं, वहाँ पर आपने चेंज कर दिया है। रिवीजन आज के टॉपिक की क्या है कि पूरे टॉपिक में हमने आज क्या पढ़ा। आइडेंटिफाई दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेल ऑर्गेनाइज मैसेज, हमने सबसे पहले तो आपके सामने अच्छी तरह से हमने ऑर्गेनाइजेशन की जो खसूसियात थी उसको पढ़ा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा। फिर हमने एक्सप्लेन किया वाई ऑर्गेनाइजेशन इज़ इम्पोर्टेंट इन दी बोथ ऑडियंस एंड दी कम्युनिकेटर। हमने एक्सप्लेन उसको किया कि ऑर्गेनाइजेशन जो हम कर रहे हैं वो क्यों ज़रूरी है, ऑडियंस और जो कम्युनिकेटर है, जो बातचीत करने वाला है। ब्रेक अ मेन आइडिया इनटू द सब डिवीजन ग्रुप अंडर अ लॉजिकल कैटेगरीज। उसके बाद हमने जो मंतकी ज़मरे के तहत ग्रुप शुदा सब डिवीजन में मरकज़ी ख्याल को तोड़ दें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमने ये सारी बातें जो हैं आज के की हैं, जस्ट रिवीजन है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जस्ट हम बात कर रहे हैं कि अरेंज आइडियाज़ हमने की, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बात की। ठीक है, ऑडियंस पॉसिबल रिएक्शन दिया, फिर हमने मैसेज यूजिंग स्टाइल किया, उसका टोन देखा। ठीक है, फिर सब्जेक्ट देखा, पर्पस देखा, ऑडियंस एंड फॉर्मेट देखा। फिर यू की बात की हमने आज के लेक्चर में कि यू एटीट्यूड यूज़ करेंगे और इंटरेस्ट जो है ऑडियंस का वो डेवलप करेंगे टुवर्ड्स योर मैसेज। तो हम अपने मैसेज से यू का वर्ड लेकर हम मैसेज से अपना जो मैसेज है उसमें अगर यू का वर्ड यूज़ करेंगे तो उससे हम ऑडियंस का एटीट्यूड और इंटरेस्ट डेवलप करेंगे, जो कि आज के लेक्चर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन याद करने वाली है, जस्ट इस्टेब्लिश क्रेडिबिलिटी की है। और उसके बाद इनडायरेक्ट यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ दोबारा। तो फर्स्ट ड्राफ्ट ये एमसीक्यूज में इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद बैड न्यूज़ एंड गुड न्यूज़, इनडायरेक्ट अप्रोच और डायरेक्ट अप्रोच, ये 4 पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के लेक्चर में याद करने वाले हैं। बाकी मैंने फर्दर पूरा लेक्चर इस वजह से डिटेल के साथ रीड किया है ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। उम्मीद करती हूँ आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर कोई फर्दर क्वेश्चन है लेक्चर के अकॉर्डिंग तो आप लोग पूछ सकते हैं। इस लेक्चर को आप लोगों ने बिल्कुल भी रट्टा नहीं लगाना है, जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप लेक्चर देखने के बाद अपना हैंड आउट रीड आउट कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये बातें, ये चीज़, ये टॉपिक्स आपको फिंगर टिप्स पर याद होंगी, आपको ज़ुबानें याद होंगी, आपको ज़रूरत नहीं रट्टा लगाने की, क्योंकि सिंपली बात है अगर आप कहीं पर भी जॉब करने जाते हैं ये बातें ऐसी हैं जो आप नॉर्मल लाइफ में भी अप्लाई करते हैं अपने ऊपर। ठीक है, और इन्हीं बातों को अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर लें तो आप लोग की कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो इसमें रट्टा लगाने वाली कोई चीज़ नहीं है। स्टूडेंट्स, अपना कॉन्सेप्ट आप क्लियर करें। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।